बच्चों को क्यों और कैसी पुस्तकें पढ़ाएं? आइए जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा है। अन्न को शरीर का आहार कहा गया है, तो साहित्य को मस्तिष्क का। जिन व्यक्तियों ने भी उल्लेखनीय बौद्धिक क्षमताएं अर्जित की और समाज को अपने विशिष्ट अनुदान दिए, उन्होंने किसी न किसी रूप में साहित्य को ही अपनाया और उसी से अपनी प्रतिभा, क्षमता तथा सामर्थ्य को सींचा। जानकारियां बढ़ाने, ज्ञान वृद्धि करने और बुद्धि को प्रखर बनाने के अतिरिक्त साहित्य का एक उद्देश्य व्यक्तित्व को परिमार्जित करना भी है। इस दृष्टि से उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए भी साहित्य अनिवार्य रूप से उपयोगी और आवश्यक है। एक अर्थ में उनके उभरते हुए व्यक्तित्व के लिए तो बड़ों से भी ज्यादा इसकी आवश्यकता है, परंतु खेद है कि बच्चों को इस ओर से निरुत्साहित ही किया जाता है। अभिभावकों को चाहिए कि इस तरह पाठ्यक्रम पुस्तकें पढ़ने से रोकने के स्थान पर उनका मार्गदर्शन करें तथा उन्हें सही पुस्तकों के चुनाव में मदद करें। अभिभावकों से कोई मदद न मिलने के कारण ही बच्चे उल जलूल ढंग की अच्छी बुरी पुस्तकें पढ़ डालते हैं और उनसे गलत सलत प्रेरणाएं लेते रहते हैं। बच्चों को अच्छी पुस्तकों के चुनाव में किस प्रकार मदद की जाए, इससे पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि बच्चों को कैसी पुस्तकें पढ़ना पसंद है। बच्चों को स्वाभाविक रूप से कहानियों, कविताओं वाली रंग बिरंगी पुस्तकें आकर्षित करती हैं। कहानी विद्या वैसे भी लोकप्रिय है और बड़े व्यक्तियों को गंभीर विचार प्रधान साहित्य की अपेक्षा कहानियां अधिक रुचिकर लगती हैं। गंभीर साहित्य जितना पढ़ा जाता है, उससे अधिक कथा साहित्य लोकप्रिय है, क्योंकि उनमें गंभीर से गंभीर और गूढ़ से गूढ़ बातों को घटनाक्रम के माध्यम से बड़ी सरलता के साथ प्रस्तुत कर दिया जाता है। प्रतिपादित विषय को समझने के लिए उसमें न ज्यादा दिमाग लड़ाने की आवश्यकता रहती है और न ही मन को सब ओर से खींचकर वहीं केंद्रित कर देने की। यद्यपि गंभीर साहित्य का अपना महत्व है, पर कहने का आशय यह है कि बड़े लोग भी उसे आसानी से न समझ पाने के कारण बहुत कम पढ़ते हैं, तो बच्चों की तो बात ही और है। उनकी समझ का न इतना विकास होता है कि वह किसी प्रतिपादन को सैद्धांतिक विवेचन के माध्यम से समझ सके, और न ही उनके बाल सुलभ चपल मस्तिष्क के लिए एकदम इस गरिष्ठ भाजन का पचा पाना संभव ही है। बच्चों का स्वभाव एक तो कौतूहल प्रिय होता है, इससे घटनाओं के माध्यम से कोई तथ्य वे भली भांति समझ भी लेते हैं, और दूसरे उनका चपल स्वभाव घटनाक्रम से बनकर एकाग्रता की दिशा में भी अग्रसर होता रहता है। इन दोनों तथ्यों को कुछ उदाहरणों से भली भांति समझा जा सकता है। बच्चों को सैद्धांतिक आधार पर श्रम का महत्व, उसके लाभ तथा जीवन में प्रगति के लिए उसकी आवश्यकता समझाई जाए तो वे सरलतापूर्वक शायद ही समझ सके। इसके विपरीत उन्हें किसी एक व्यक्ति की कहानी सुनाई जाए जिसमें घटनाओं का तारतम्य बना हुआ हो और जिसमें पग पग पर श्रम से मिलने वाली सफलताओं का चित्रांकन घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो, तो बच्चे श्रम की महत्ता को आसानी से समझ सकते हैं। कहानी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मंद से मंद बुद्धि बालक को भी शिक्षित और संस्कारित किया जा सकता है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा को जिन राजकुमारों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, वे सब के सब नितांत मंद बुद्धि और मूढ़मती थे। विष्णु शर्मा ने कहानियां सुना सुना कर ही उन्हें राजनीति और व्यवहारिक जीवन में सफल होने लायक सभी गुण सिखा दिए। समझदार व्यक्तियों को भी कहानियां रुचिकर लगती हैं और नासमझ बच्चों को भी उसमें रस आता है। इसलिए बच्चों को कहानियों की ऐसी पुस्तकें चुन चुन कर पढ़ने के लिए देना चाहिए जिनसे उनका मनोरंजन तो हो ही, उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था भी जागे तथा व्यवहारिक जीवन में सफल होने की दिशा भी प्राप्त हो। बाल कथा साहित्य के रूप में आजकल जो कुछ भी बाजार में मिलता है,
उसमें से अधिकांश तो बच्चों को भ्रामक दिशा ही देता है। साहित्य के क्षेत्र में घुस पड़ी ओछी व्यवहारिक मनोवृत्ति के कारण जिस स्तर का साहित्य प्रकाशित हो रहा है और बिक रहा है, वही अनर्थकारी विपर्यय बाल साहित्य पर भी लागू होता है। बच्चों के लिए जितनी भी पुस्तकें देखने में आती हैं, उनमें से अधिकांश जासूसी कहानियां, परियों की कथाएं, जिन भूतों और राज महाराजाओं की सनकों पर आधारित कहानियां तथा बच्चों को रोमांचित करने के लिए उल-जुलुल प्लांटों पर आधारित उपन्यास कहानियां होती हैं। इस तरह के साहित्य से बच्चे कोई भी दिशा या प्रेरणा ग्रहण करने के स्थान पर अंधविश्वास तथा पलायनवादी मान्यताएं ही ग्रहण करते हैं। इनसे बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होने के स्थान पर बुरे संस्कार ही अधिक पड़ते हैं। प्रकाशकों का उद्देश्य मात्र अपनी पुस्तकें बेचना होता है। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि उन पुस्तकों का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकाश इस गैर जिम्मेदार रवैये में सुधार की बात दूर की है। यदि अभिभावक स्वयं इस बात का ध्यान रखे कि बच्चों को स्तरीय पुस्तकें पढ़ने को मिले, तो उस तरह साहित्य के खतरों से बचा जा सकता है। जैसा कि कहा जा चुका है, सामान्यतः अभिभावक अपने बच्चों को अन्य पुस्तकें पढ़ने से ही रोक देते हैं। वैसी स्थिति में बच्चे चोरी छुपे पढ़ने लगते हैं और प्रायः पाठ्य पुस्तकों की भी उपेक्षा करने लगते हैं। यदि इस संबंध में बच्चों का मार्गदर्शन किया जाए, तो उन्हें अपने विद्यार्थी जीवन के प्रति जिम्मेदार बनाया जा सकता है और अच्छे साहित्य के माध्यम से उन्हें एक सुनिश्चित दिशा में अग्रसर भी किया जा सकता है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चुनाव करते समय अभिभावकों को यह दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। अच्छी पुस्तकों का अभाव तो बच्चों के लिए सार्थक और स्वदेश अध्ययन में बाधक है ही। अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी बच्चों को पढ़ने से रोकने का कारण होती है। आज के आर्थिक विषमताओं के युग में प्रायः हर अभिभावक के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें खरीद सके। जो खरीद सकते हैं उन्हें तो खरीदना ही चाहिए, परंतु जिनके लिए पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें खरीदना संभव नहीं है, उन्हें सामूहिक रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। अमेरिका में इस तरह का एक प्रयोग सन 1937 में किया गया। कुछ अभिभावकों ने मिलकर थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे किए और उनसे बच्चों के लिए अच्छी पुस्तकें खरीदकर एक पुस्तकालय की स्थापना की। इस पुस्तकालय के सदस्य अभिभावक नियमित रूप से पुस्तकालय के लिए थोड़ी-थोड़ी रकम निकालते रहते हैं और उसका लाभ सभी के बच्चों को मिल जाता है। यह पुस्तकालय विशुद्ध रूप से बच्चों के लिए ही खोला गया। बच्चों के लिए अलग से पुस्तकालय खोलने के अतिरिक्त सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी बाल साहित्य रखा जा सकता है। ऐसे पुस्तकालयों में बच्चों के लिए एक कोना सुरक्षित कर दिया जाए, जहां उनके बैठने के लिए उनके उपयुक्त कुर्सी टेबल हो और वे वहां आराम से बैठकर पढ़ सके। इस प्रकार व्यक्तिगत या सामूहिक जैसे भी संभव हो, बच्चों की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयास किए जाना चाहिए। बच्चों के लिए यदि अच्छा साहित्य उपलब्ध कराया जाए और उनमें पढ़ने की आदत डाली जाए, तो वैसी बहुत सी उद्दंडताएं जिन्हें वह खाली समय का कोई उपयोग न सूझ पाने के कारण करता है, अपने आप कम होने लगती हैं। कहा जा चुका है कि बच्चों का स्वभाव कौतुक प्रिय होता है। नई नई बातें देखने, नए काम करने और नई नई बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वह अपने ढंग से अपनी समझ सामर्थ्य से प्रयास करते हैं। उनकी समझ तो विकसित होती नहीं, इसलिए वे प्रयास भी उटपटांग हो जाते हैं और नाम उसे उद्दंडता का मिल जाता है। पढ़ने की आदत स्वस्थ और दिशा देने वाली बाल साहित्य में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना उनके लिए नई नई बातों की जानकारी देने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व को भी संस्कारित करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उनके लिए कहानियों की पुस्तकों के अतिरिक्त विभिन्न विषयों की सरल भाषा में जानकारी देने वाली सचरित्र पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह बात सही है कि
बाल साहित्य के नाम पर बाजारू साहित्य से ही दुकानें भरी पड़ी हैं, परंतु अच्छी पुस्तकों का भी अभाव नहीं है। बाजार में जिस ब्रांड का चलन अधिक होता है, वह ब्रांड बाजार में छा जाता है और दूसरे अन्य ब्रांड छुप जाते हैं। वही बात प्रचलित साहित्य के बारे में भी लागू होती है। यदि इसकी उपेक्षा कर अच्छे बाल साहित्य को अपनाया जाए, तो उसमें भी कमी नहीं रहेगी। आवश्यकता इतनी भर है कि बच्चों के लिए इसकी उपयोगिता अनुभव की जाए और इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास किए जाएं। धन्यवाद। वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव ने जैसे साहित्यों की बात की है कि आप श्रेष्ठ साहित्यों का चयन करें और बच्चों को पढ़ने के लिए दें, ठीक वैसे ही वर्तमान समय में आजकल अधिकांश माता पिता और घर के बड़े परिजन बच्चों को यूट्यूब से भी कहानियां सुनने के लिए दे देते हैं, जिसमें बहुत बच्चों की आदत होती है कि भूत प्रेत और जासूस से संबंधित बहुत सारी कहानियां वो सुनते हैं, जिससे वो नकारात्मक चीज़ें ही सीखते हैं। इसलिए जैसे किताब पढ़ने की बात है, वैसे ही अगर आप उन्हें यूट्यूब और गूगल पे कुछ सीखने के लिए कहते हैं, दिखाते हैं, तो ध्यान रखें कि आपका बच्चा क्या देख रहा है और क्या पढ़ रहा है। इससे आप बच्चों को वो श्रेष्ठ चीज़ें सिखा पाएंगी और संस्कार दे पाएंगी। धन्यवाद।